ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 11 विषय एसपी, जिसमें हम आज 8वां चैप्टर पढ़ेंगे। आर्थिक दर्जा के संबंध में सूचना प्राप्ति तथा वसूली के पत्र। इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि ग्राहक या व्यापारी पेढ़ी को साख पर माल सामान लेने के पहले उसकी आर्थिक क्षमता संबंधी जो सूचना प्राप्त करना होता है वह उसकी जानकारी ले लेनी चाहिए। सामान्य रूप से इस प्रकार की सूचना व अभिप्राय पाने हेतु अपना अन्य व्यापारी पेढ़ियों को एवं बैंक को पत्र लिखा जाता है। जैसे बैंक से उसको पता चल जाता है। इस प्रकार के पत्र द्वारा पेढ़ी को साख पर माल सामान देने के पहले उसके बैंक की जांच करनी चाहिए। उसके रकम वापसी की क्षमता, उसके पास की पूंजी, उसके गिरवी में दी जाने वाली जामीनगिरी जैसी बातों का हमें पता चल जाता है कि इसी आधार पर हम पत्र लिख करके उनसे पता कर लेते हैं बैंकों के द्वारा कि इसके साथ हम आगे व्यापारिक संबंध बढ़ा सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। आर्थिक दर्जा संबंधी सूचना प्राप्ति वाले पत्र। संदेशा व्यवहार के विपुल साधनों, विज्ञान रूपी माध्यमों का प्रभावशाली उपयोग, विविध धंधा की संशोधन और लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि के कारण वाणिज्य क्षेत्र का व्याप खूब बढ़ रहा है। व्यापारिक प्रवृत्तियों के व्यय में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण साख से होने वाली खरीद बिक्री के व्यवहार है। इस पद्धति के कारण बिक्री प्रवृत्ति को खूब वेग मिला है। इस प्रवृत्ति के कारण व्यापारियों को अपना उत्पादन बेचने हेतु ग्राहक की खोज सरल बन गया है। ग्राहकों को राशि का भुगतान तुरंत न करने के बदले निश्चित समय मर्यादा में या किस्त द्वारा होने से ग्राहक की क्रय शक्ति बढ़ी है। मतलब इस व्यापारी अभी के समय में जो व्यापार चलता है उसमें तुरंत पैसा न ले करके किस्तों में या शाख के रूप में थोड़े थोड़े करके पैसे देने के लिए जो पद्धति अपनाई गई है, उसके कारण व्यापार बढ़ा है, जिससे व्यापारी व ग्राहक दोनों पक्षों को लाभ हुआ है। परंतु साख द्वारा हुई बिक्री में व्यापारी द्वारा ग्राहक पक्ष की योग्य जांच न की गई हो तो साख की समय मर्यादा में राशि न मिलने के कारण वसूली का प्रश्न अस्तित्व में आता है और रकम की वापसी न होने का जोखिम बढ़ता है। अगर वो समय पे पैसा नहीं दिया तो फिर उनका रकम वापसी का जो है वो निश्चित नहीं रहता है, किस प्रकार से उनका रकम वापस होगा। इसलिए साख व्यापार करने हेतु क्रेता जो है या ग्राहक जो है का आर्थिक दर्जा या क्षमता की सूचना विषयक अभिप्राय प्राप्त करना चाहिए। आर्थिक स्थिति संबंधी सूचना कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में यहाँ पर बताता है कि ग्राहक व व्यापारी पेढ़ी को साख पर माल सामान देने के पहले उसकी आर्थिक क्षमता संबंधी सूचना प्राप्त करना हितवह यानी योग्य होता है। सामान्य रूप से इस प्रकार की सूचना व अभिप्राय पाने हेतु अन्य व्यापारी पेढ़ियों एवं बैंक को पत्र लिखा जाता है। इस प्रकार के पत्र द्वारा पेढ़ी को साख पर माल सामान देने के पहले 4CS की जांच करनी चाहिए, यानी कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलैटरल इत्यादि। संबंधी पेढ़ी की प्रतिष्ठा, रकम, वापसी की क्षमता, उसके पास की पूंजी और उसके गिरवी में दी जाने वाली जामीनगिरी जैसी 4 बातों की जांच माल सामान साख पर बेचने के पहले कर लेने से विक्री माल राशि की वापसी न आने का जोखिम हटाया जा सकता है। अगर इन चारों बातों की जांच कर ली जाएगी समय पर ही तो उनके माल सामान बेचने से पहले उनको पता हो जाए तो वापस उनके माल सामान की जो राशि है वो वापस आने का ज़्यादा जोखिम नहीं रहता है। किसी भी पेढ़ी का आर्थिक दर्जा संबंधी सूचना प्राप्त करने की निम्नलिखित पद्धतियाँ हैं, जिसमें पहला है अन्य व्यापारिक पेढ़ी का संदर्भ देने के लिए कहा जाए, यानी किसी और जगह से आपका व्यापार चल रहा है तो उनके बारे में यहाँ पर गवाह के रूप में यहाँ पे बताना पड़ता है। उस पेढ़ी के बैंकर्स का संबंध मांगे। प्रत्यक्ष रूप से व्यापारिक पेढ़ी के गत कुछ वर्षों के आर्थिक चिट्ठे के आधार पर आर्थिक क्षमता जानी जा सकती है, यानी कि उसके जो व्यापारी पेढ़ी के जो उनके रकम वसूली लेन देन का जो सारा चिट्ठा होता है उससे पता चल जाता है कि इनकी आर्थिक स्थिति क्या है। व्यापारिक पेढ़ी के बारे में अन्य व्यापारी पेढ़ी द्वारा दिया गया अभिप्राय महत्वपूर्ण गिना जाता है, परंतु बैंक द्वारा दी गई सूचना अधिक प्रमाणित मानी जाती है। आर्थिक क्षमता संबंधी सूचना प्राप्ति संभावित ग्राहक को अन्य पेढ़ी या बैंकर का संदर्भ देने को कहा जाए तो लिखे गए पत्र से
पक्षकार के स्वाभिमान को धक्का न लगे, इस प्रकार विवेकपूर्ण लिखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ग्राहक के मन में ऐसी छाप खड़ी न हो कि व्यापारिक पीढ़ी ग्राहक की आर्थिक क्षमता विषयक शंका करती है, परंतु इस प्रकार का पत्र इस तरह से लिखना चाहिए कि जिससे उसके मन में ऐसी छाप खड़ी हो कि ग्राहक पीढ़ी की आर्थिक क्षमता ज्ञात करना यह व्यापारिक प्रवृत्ति का एक हिस्सा ही है। इस प्रकार का उदाहरण अभी हम लोग आगे के पाठ में देखेंगे। यहाँ पर कुछ नमूने पत्र दिखाए गए हैं, जिसमें है संदर्भ हेतु विनती पत्र, यानी आर्थिक जानकारी लेने के लिए जो पत्र लिखते हैं वो। तो यहाँ पे तो आपको पता है पहले की तरह यहाँ पे एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट वगैरह डाल करके विषय में यहाँ पे लिखेंगे संदर्भ भेजने के विषय में। तो फिर यहाँ पर अंदर लिखेंगे कि तारीख 20 मार्च 2016 के पत्र द्वारा हमारी पीढ़ी को बड़े थोक में सौंदर्य प्रसाधन व कॉस्मेटिक की विविध वस्तुओं का ऑर्डर देने के बदले आपका खूब खूब आभार। हमने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि उपयुक्त माल सामान आप 50 की साख पर प्राप्त करना चाहते हैं। आप हमारे साथ प्रथम बार इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, अतः व्यापारिक शिष्टाचार के भाग के रूप में आप आर्थिक स्थिति संबंधी व्यापारी पीढ़ी के रूप में अन्य किसी व्यापारी पीढ़ी अथवा अपने बैंक का संदर्भ दें, यह आवश्यक है। आपकी ओर से संदर्भ पत्र मिलने के पश्चात ही आपके ऑर्डर अनुसार माल सामान पहुँचाना संभव हो सकेगा। आपकी ओर से संदर्भ पत्र देते पत्र की अपेक्षा के साथ आपका विश्वसनीय ऐसा करके भेजा जाता है, यानी कि जो ग्राहक है उसके मन पर ये अपना छाप छोड़ना है कि ये जो पत्र लिखा गया है वो आपका आर्थिक स्थिति जानने के लिए नहीं, बल्कि यह एक व्यापार का भाग है। संदर्भ की प्राप्ति हेतु लिखे जाने वाले विनती पत्र का उत्तर। अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा संदर्भ हेतु विनती पत्र। अब संदर्भ के वाले पत्र मिल जाने पर उसके उत्तर में विनती पत्र जो लिखेंगे वो, तो यहाँ पे विषय हमारी पीढ़ी के संदर्भ संबंधित। तो महोदय, आपका तारीख 27 मार्च 2016 के पत्र के संदर्भ में देने का सुझाव दिया गया था। व्यापारिक शिष्टाचार का पालन करने में हम भी मानते हैं। हम पिछले 10 वर्षों से सौंदर्य प्रसाधन वस्तुओं की बिक्री के साथ जुड़े हैं। हमारी आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने हेतु आप निम्नलिखित प्रदर्शित पीढ़ी अथवा हमारा बैंक का संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे अब जो जहाँ जिस कंपनी के साथ उसका व्यापार चलता होगा उनका यहाँ पर पता और फ़ोन नंबर वगैरह दे करके उसका संदर्भ यहाँ पे दिया गया है। हमें आशा है कि उपयुक्त पीढ़ी व बैंक से जानकारी प्राप्त के पश्चात हमारे आदेशानुसार माल सामान आप बिना विलंब भेजेंगे। आपका विश्वसनीय करके इस तरीके से उत्तर वाला पत्र लिखा जाएगा। अगला है साख पर माल सामान प्राप्त करने हेतु पीढ़ी संबंधी अभिप्राय प्राप्त करने के लिए अन्य व्यापारिक पीढ़ी को लिखा जाने वाला पत्र। सेम वो भी वैसी तरीके से रहेगा। नववधु नोबल्टी स्टोर्स नाडियाड की साख संबंधी अभिप्राय देने के संदर्भ में। अब जहाँ जहाँ उसका मतलब चलता था वहाँ के लोगों से उसका साख के बारे में पता करना है। तो उन्होंने लिखा कि नाडियाड स्थित नववधु नोबल्टी स्टोर की ओर से उनकी आर्थिक एवं व्यापारिक स्थिति जानने हेतु आपका संदर्भ मिला, उसके बदले आभार। यह पीढ़ी हमारे पास से 3 लाख शब्दों में रुपये 3 लाख का माल सामान 50 दिन की साख पर प्राप्त करना चाहती है। इस संबंध में उनका व्यवहार, विश्वसनीयता एवं आर्थिक स्थिति संबंधी जानकारी देकर आभारी करें। आपका अभिप्राय हमें उस पीढ़ी के साथ व्यापारिक संयोजन संबंधी निर्णय लेने में सहायक होगा। आपके द्वारा दी गई सूचना अत्यंत गोपनीय रखी जाएगी, ऐसे अपनी ओर से आपको आश्वासन देते हैं। भविष्य में जब आपको हमारी इस प्रकार की आवश्यकता होगी तब हम भी आपको योग्य सहयोग देंगे। इस तरीके से उसकी जानकारी दूसरे व्यापारी लोगों से प्राप्त करना। अभिप्राय प्राप्ति हेतु अन्य व्यापारी पीढ़ी को लिखे पत्र का सकारात्मक अभिप्राय। तो अभी उसने जिस दूसरे व्यापारी पीढ़ी को लिखा था उसका जब उत्तर आया तो यहाँ पे नववधु नोबल्टी स्टोर नाडियाड संबंधी अभिप्राय। नाडियाड स्थित नववधु नोबल्टी स्टोर के संबंध में अभिप्राय हेतु आपका पत्र 8 अप्रैल 2016 को प्राप्त हुआ। आपके पत्र के संबंध में इस पीढ़ी के बारे में कुछ सूचनाएं हैं जो कि ध्यान में ले लीजिए। इस पीढ़ी के साथ हम पिछले 10 वर्षों से धंधा की संबंध रखते हैं। हमने उन्हें कई बार
1,50,000 तक का साख पर माल सामान बेचा है और उन्होंने रकम का भुगतान नियमित रूप से किया है। नाडियाड शहर में वे अच्छा व्यापार व साख रखते हैं, जिससे हमारे माल सामान की बिक्री भी बढ़ी है। हमें आशा है कि हमारे द्वारा भेजी गई जानकारी पर्याप्त होगी, उसके साथ धंधा करने के निर्णय में सहायक होगा। इस तरीके का वो साख वाले पीढ़ी का उत्तर दिया गया। अभिप्राय संबंधी विनती पत्र का नकारात्मक उत्तरदाता पत्र। नववधु नोबल्टी स्टोर नाडियाड संबंधी अभिप्राय। नाडियाड स्थित नववधु नोबल्टी स्टोर संबंधी अभिप्राय हेतु आपका 8वीं तारीख 2016 का पत्र मिला। आपके पत्र में के अनुसंधान में हमारा लिखित अभिप्राय है, यह पीढ़ी बहुत पुरानी पीढ़ी होने पर भी बाजार में अपनी प्रतिष्ठा खड़े करने में असमर्थ रही है, ऐसा हमें लगता है। पिछले 3 वर्षों से हमारा व्यापारिक संबंध है। वित्तीय भुगतान के विषय में वे बहुत ही अनियमित रहे हैं। हमने उन्हें 1,50,000 से अधिक माल सामान साख पर नहीं दिया है। बार बार वसूली करने पर भी कुछ बाकी बिल की राशि नहीं मिल पाई है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अत्यंत गुप्त रखेंगे, हमें ऐसा विश्वास है। यानी सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी उत्तर मिल सकता है। इस तरीके से ये पत्र लिखा जाता है। अगला आगे हमारा पॉइंट चलता है, बैंक का संदर्भ व उनका पत्र। बैंक से अगर जानकारी लेनी है तो उसके लिए किस प्रकार के पत्र लिखेंगे ये पता करना है। प्रत्येक व्यापारी पीढ़ियाँ चेक द्वारा खरीद बिक्री का व्यवहार कर सकती हैं, इसलिए पीढ़ियाँ बैंक में चालू खाता खुलवाती हैं। इस खाते से चेक द्वारा माल सामान खरीदी की राशि चुकाई जाती है। बिक्री द्वारा प्राप्त चेक खाते में जमा किए जाते हैं, इसलिए चालू खाता को ध्यान में रखकर बैंक द्वारा दिए गए अभिप्राय प्रमाणित माने जाते हैं। इसलिए व्यापारी पीढ़ी के साथ साथ बैंक को भी पत्र लिखा जाता है। सामान्य रूप से बैंक अपने खातेदार संबंधी सूचना अन्य किसी भी व्यक्ति या पीढ़ी को नहीं देता है। बैंक द्वारा ये सूचना तभी दी जाती है जब सूचना अन्य कोई बैंक द्वारा मांगी गई हो। व्यापारिक पीढ़ी की साख और आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने हेतु बैंक को लिखे जाने वाले ऐसे पत्र का पड़ाव यानी चरण निम्नानुसार है। जैसे यहाँ पे पीढ़ी X पीढ़ी Y के पास से माल सामान खरीदना चाहती है, या पीढ़ी Y पीढ़ी X को अन्य खरीदारी पीढ़ी या बैंकर का संदर्भ देने को कहती है। पीढ़ी Y अपने बैंकर को पीढ़ी X के बारे में सूचना पीढ़ी X के बैंकर से प्राप्त करने हेतु विनती करती है। इस प्रकार की जानकारियाँ लेनी होती हैं बैंक से तो ही लिखा जाता है। साझेदार पीढ़ी की आर्थिक स्थिति एवं वित्तीय व्यवहार की जानकारी प्राप्त करने हेतु बैंक के साथ होने वाले पत्र व्यवहार। जैसे बैंक को जो पत्र लिखा जाता है उसको लिखने का तरीका। व्यापारिक पीढ़ी का आर्थिक दर्जा जानने हेतु बैंक का संदर्भ मांगता विनती पत्र। आपको हमारे उत्पादन की खरीदी में रुचि है, यह जानकर आनंद हुआ। आपने साख पर माल सामान भेजने की विनती की। हमारे धंधे की शिष्टता अनुसार हमें आपकी आर्थिक स्थिति विषयक सूचना संबंधी आपके बैंकर को संदर्भ भेजने की विनती करते हैं। आपके बैंकर की सूचना त्वरित भेजने की कृपा करें। यदि अनुकूल हो तो आपके ऑर्डर अनुसार माल सामान साख पर भेज सकेंगे। आभार। जिस तरीके से हम पहले व्यापारी पीढ़ी के बारे में जानकारी लिए थे, उसी तरीके से ये बैंकर्स से जानकारी ली जाएगी। अब इसके बाद वसूली संबंधी पत्र आता है हमारा, जिसमें है ग्राहक को आर्थिक मजबूती एवं आर्थिक प्रतिष्ठा का विश्वास प्रतिपादन करने के पश्चात अच्छा अभिप्राय मिलने पर साख से माल सामान बेचा जाता है। माल सामान की बिक्री के पश्चात विक्रेता जो है वो व्यापारी को ऐसी अपेक्षा होती है कि निश्चित समय मर्यादा में उसकी राशि जल्दी से जल्दी मिल जाए, परंतु वास्तविक परिस्थिति में हमेशा ऐसा नहीं बनता है। रकम का भुगतान समयानुसार न होने के कारण कार्यशील पूंजी में तंगी का सर्जन होता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव पीढ़ी के प्रतिदिन वित्तीय व्यवहारों पर पड़ता है। इस प्रकार साख पर माल सामान विक्रेता व्यापारी को वसूली संबंधी निश्चित नीति निश्चित करनी पड़ती है। वसूली पत्रों को डाइनिंग लेटर्स या कलेक्शन लेटर्स भी कहा जाता है। अंग्रेजी का शब्द टू ड्यू का अर्थ वित्तीय वसूलता हेतु बार बार चेतावनी या इशारा करना एवं त्वरित भुगतान हेतु आग्रह करना, ऐसा किया जाता है। वसूली पत्रों का मुख्य आशय बाकी निकलती राशि वापस लेना होता है। वसूली पत्रों को लिखते समय ग्राहक का अपमान न हो, ऐसे एवं संबंधों के बीच तनाव उत्पन्न न हो, उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। वसूली पत्र लिखते समय राशि वसूल करो परंतु ग्राहक संभालो, इस सिद्धांत को नज़र समक्ष रखना चाहिए। वास्तव में वसूली पत्र चरणानुसार यानी पड़ाव के अनुसार स्मृति पत्रों के स्वरूप में लिखे जाते हैं। पत्र में राशि वसूलता हेतु यथा योग्य नैतिक दबाव बढ़ाया जाता है, जिसमें कई चरण होते हैं उसके, जिसमें
हमारा पहला चरण है। सर्वप्रथम रकम भुगतान हेतु समय मर्यादा की समाप्ति पर शेष राशि प्राप्त करने हेतु सरल व अप्रत्यक्ष स्वरूप में स्मृति पत्र लिखकर वसूल की जाती है। यानी जो शेष राशि रह गई है उस राशि को वसूल करने के लिए उनको स्मृति पत्र यानी याद दिलाने के लिए हम एक पत्र लिखते हैं, उसको स्मृति पत्र कहते हैं। उपयुक्त पत्र का यदि कोई प्रतिभाव न मिलने पर दूसरे चरण में मैत्रीपूर्ण पत्र द्वारा रकम भुगतान न करने के कारण मालूम करके उसका समाधान ज्ञात करने का प्रयत्न किया जाता है। यानी किस कारण से उन्होंने रकम का भुगतान नहीं किया अभी तक, वो जानकारी लेने के लिए मैत्रीपूर्ण पत्र लिखा जाता है। माल सामान विक्रेता व्यापारी ग्राहक को संपूर्ण सहकार देना चाहता है, फिर भी चरणानुसार वसूली का योग्य प्रतिभाव न मिलने की अवस्था में मजबूरन कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिससे ग्राहक की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचेगी, ऐसा प्रतीत करता ग्राहक को करवाया जाता है। यानी कि 2 बार पत्र लिखा गया, एक स्मृति पत्र, दूसरा मैत्री पत्र, तो फिर भी उसके बाद अगर कोई उत्तर नहीं आता है तो उसके लिए जो पत्र लिखा जाता है उसमें इस तरीके से लिखा जाएगा कि भाई हमने आपको पत्र लिखा लेकिन उसका कोई भी प्रत्युत्तर नहीं मिला, प्रतिभाव नहीं मिला, जिसके कारण हम मजबूर होकर के कानूनी कार्यवाही हमें करनी पड़ेगी, जिससे आपके भी व्यापार पर असर पड़ेगा। इसके लिए आप थोड़ा ध्यान दें। विभिन्न रूप से नैतिक रूप से दबाव बढ़ाने पर भी ग्राहक पर किसी भी प्रकार का प्रभाव न पड़ने की अवस्था में कानूनी कार्रवाई की अंतिम तारीख बता दी जाती है। अगर फिर भी इस तरीके का नैतिक रूप से हमने पत्र लिखा और फिर भी जो ग्राहक है वो कोई भी अपना उत्तर नहीं दे रहा है, कोई भी उसके ऊपर असर नहीं पड़ रहा है, तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई का अंतिम वो बता देना है कि भाई इतने दिनों के अंदर में आपने रकम का भुगतान नहीं किया तो हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर देंगे। इस तरीके का पत्र लिखा जाता है। ये चौथा चरण हुआ। प्रभावी वसूली पत्र हेतु ध्यान में रखने योग्य बातें, जिसमें पहला है वसूली पत्र लिखने का रुख जो है वो सौम्य व मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। वसूली पत्र ग्राहक प्रामाणिक है इस मान्यता से के स्वीकार के साथ लिखना चाहिए। पत्र का संदेश सकारात्मक, आशावादी एवं द्वेष मुक्त होना चाहिए। पत्र का मुख्य संदेश व शैली सरल व ग्राहक के मनोभाव को ठेस न पहुँचे, इस प्रकार का होना चाहिए। वसूली पत्र क्रमानुसार व्यवस्थित व मजबूत होना चाहिए। चातुर्यपूर्ण और दृढ़तापूर्वक लिखे वसूली पत्र संक्षिप्त नहीं परंतु परिणामलक्षी होना चाहिए। कानूनी कार्यवाही का डर बताने के पहले ग्राहक को व्यापार जगत में प्रतिष्ठा, शालीनता व व्यापारिक संबंधों में निष्ठा जैसी बातों का उल्लेख करना चाहिए। यानी कि आप रकम वसूली करते समय हमने जो पत्र लिखा उसमें उनको ये बता देना है कि भाई इससे आपकी व्यापारिक प्रतिष्ठा पर या दूसरों के साथ में व्यापारिक संबंधों पर इसका बुरा असर पड़ेगा, ये इस बात का उल्लेख कर देना है। व्यापारियों को धनराशि, माल सामान और ग्राहक तीनों को खोना न पड़े, इसलिए समाधान भरा कोई मार्ग खोजना चाहिए। वसूली पत्र द्वारा ग्राहक को उनके स्वलाभ व स्वहित होगा ऐसा प्रतिपादन करने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी इस तरीके का पत्र लिखे कि वो रकम वापस कर दें, जिससे कि उनका ही उसमें हित है, इस तरीके का पत्र लिखना चाहिए। वसूली विषय ग्राहक की प्रतिष्ठा सुरक्षित रहे, इस हेतु वसूली पत्रों की गोपनीयता रखनी चाहिए। इस हेतु ऐसे पत्रों को बंद लिफाफे में भेजना चाहिए। यहाँ पर कुछ नमूने के पत्र दिए हुए हैं जिनको आप देख लीजिए। साख पर भेजे माल सामान की समय मर्यादा पूरी होने के पश्चात अपने ग्राहक को भुगतान हेतु अप्रत्यक्ष सूचनाकर्ता पत्र लिखना है, जिसमें आपको इस तरीके का बताना है कि भाई साख की 3 मास की अवधि इतने तारीख को पूरी हो जाती है, जिस पर ध्यान देकर त्वरित योग्य करने की कृपा करें। इस तरीके का पत्र लिखा जाएगा। इसके बाद है रकम के भुगतान में सामान्य नियमित रहे। ग्राहक की ओर से बिल के भुगतान हेतु स्मृति पत्र भेजने पर कोई प्रत्युत्तर न मिलने से उसकी व्यग्रता यानी घबराहट जानने की तैयारी बताता पत्र लिखना। हमने 4 चरण पढ़े थे वसूली का, तो जिसमें 2 चरण तो हो गए। तीसरा चरण है राशि की वसूली हेतु सहृदयतापूर्वक प्रयत्न करने पर भी राष्ट्रीय पब्लिशिंग हाउस गोधरा की ओर से राशि के भुगतान की दिशा में कोई कदम न उठाए जाने पर दुख एवं आघात का मनोभाव व्यक्त करता हुआ पत्र लिखना है। वो इस प्रकार का रहेगा। अगला है भेजे गए माल सामान के बिल की बकाया राशि के भुगतान संबंधी अंतिम उपाय के रूप में
वसूली कदम विषयक सूचना देता हुआ पत्र। विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर समाप्त होता है।